अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ दुर्दाना नजम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो इखलाकी, पाकिस्तान में जो सियासी, पाकिस्तान में जो मुआशी गड़वाहट है और जिस जिस किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, वो तो रोज़ ब रोज़ यकीन जाने कि शर्म से जो सर है, वो बस झुका ही रहता है और उठने का नाम ही नहीं लेता। कोई ऐसा दिन नहीं आता जिसमें ये हमें तासुर ना मिले कि पाकिस्तान एक नई गरवाहट में, एक नए खड्डे में, एक नए आप समझ लें कि डेकेडेंस का जो है उससे सामना है। मैं आजकल तो जो मौसम चल रहा है वो ज़मीर के जागने का चल रहा है। हमने पिछले दिनों देखा कि कुछ 6 जजेस थे, जिन्होंने उस वक़्त तो मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ली जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। हालाँकि कानून और उनका जो ओहदा है वो उनको बिल्कुल पूरी तौर पर एक ज़मानत भी देता है, एक इख्तियार भी देता है, पावर भी देता है कि वो किसी भी किस्म के जो प्रेशर है उसको वो बर्दाश्त ना करें। ऐसा प्रेशर जो उनकी जो प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ हैं उनको निभाने के रास्ते में रुकावट बने, यानी कि वो अपनी प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको पूरी तरह से निभा ना सकें। ये मैं उन्हीं 6 जजेस की बात कर रही हूँ जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान की एक सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी जिनको आईएसआई कहते हैं, और जो पाकिस्तान की मिलिट्री का जी की जो है वो इंटेलिजेंस विंग है। बहुत ही मज़बूत, बहुत ही बड़ी, बहुत ही काबिल फ़ख्र दुनिया में समझे जाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एजेंसी ने ज़्यादातर पाकिस्तान के मुखालिफ ही काम किया है, बजाए इसके कि वो पाकिस्तान के हक़ में काम करती। और अगर पाकिस्तान के हक़ में काम करती तो यकीन जाने आज हम जो लाशें उठाते हैं अपने सोल्जर्स की, कई हज़ारों की तादाद में हर साल, वो शायद ना उठा रहे होते। शायद आज हमारा जो टेररिज़्म का इतना बड़ा चैलेंज है वो सॉल्व हो गया होता। शायद अफ़गानिस्तान को जो हमने अपना 5वां सूबा बनाने की कोशिश की है, ये जाने बगैर कि अफ़गानी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये जाने बगैर कि अफ़गानिस्तान में हमारे लिए क्या सेंटिमेंट्स हैं, ये जाने बगैर कि ख़ित्ते में इस हमारी जो आइडियोलॉजी को लेकर के हम हमेशा से अफ़गानिस्तान को अपना एक बिला वजह का एक हिस्सा समझते रहे हैं और उस पर हक़ जमाते रहे हैं। अगर हम ये इंटेलिजेंस हमारे पास होती कि ख़ित्ते में, रीजन में लोग हमारे बारे में इस हवाले से क्या सोच रखते हैं, और ये मुस्तक़बिल में जाकर, यानी कि जो अब हम फ़ेस कर रहे हैं चैलेंजेज़ और जो इश्यूज़ फ़ेस कर रहे हैं, जो आइसोलेशन फ़ेस कर रहे हैं, अगर उसका हमें पहले से पता चल गया होता, इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती, जो कि इन अदारों का काम है, तो शायद हम इस किस्म की जो आज जो हम एक आइसोलेशन देख रहे हैं, आज जो हम एक शर्मिंदगी देख रहे हैं, आज जो हम ये एक मार-धाड़ देख रहे हैं, आज जो हम ये एक पूरे मुआशरे का जो ज़वाल देख रहे हैं, शायद उससे हम बच गए होते। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का पूरा वक़्त जो है वो सहाफ़ियों की रिकॉर्डिंग्स में, उनकी वीडियोज़ बनाने में, उनकी बातों को रिकॉर्ड करने में, उनकी ज़िंदगियों को बक करने में, सहाफ़ियों को देख खाली सहाफ़ी नहीं, उनकी पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, कौन नहीं है जिनको उन्होंने उनकी प्राइवेट लाइफ़्स को रिकॉर्ड नहीं किया और फिर उस रिकॉर्डिंग को लेकर ब्लैकमेल ना किया हो। पिछले दिनों हमने देखा कि इमरान खान साहब के ऊपर भी उन्होंने तो, बल्कि वो खुद बता रहे थे कि मेरी नंगी-नंगी वीडियोज़ आने वाली हैं, और फिर बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो मंज़र-ए-आम पर भी आई। बल्कि यहाँ तक है, और वीडियोज़ बनाने का जो पूरा कल्चर है, ये तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ही स्टार्ट किया था, और ये वीडियोज़ चूँकि नई टेक्नोलॉजी है, उससे पहले वॉइसेज़ जो थी, जो कन्वर्सेशंस थी, वो डब की जाती थी, बल्कि जब सोवियत यूनियन की जो जंग चल रही थी, जो बल्कि अफ़गानिस्तान में इंडिया यूएस और सोवियत की जो जंग चल रही थी, उस वक़्त तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहते हैं कि आईएसपीआर में, आईएसआई में जो है वो इंस्टॉल किया गया था, ताकि ये जो ये एक्टिविटी जो है उसको कैरी आउट किया जा सके, सुना जा सके कि लोग जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं। असल में देखें, जब किसी भी अदारे का मकसद ये हो जाए कि उन्होंने अपने काम नहीं करना, यानी कि आईएसआई को अगर हम बात इस वक़्त कर रहे हैं, एक इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री विंग का बहुत अहम हिस्सा है, और अब कोई ढकी-छुपी बात नहीं रह गई कि ये जितने भी पाकिस्तान में जो मिलिट्री की पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन है, वो तो एक रोज़े रोशन की तरह आया है। तो जब आप अपना काम नहीं करते, जब आपका मकसद होता है कि पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करना, पॉलिटिशियन को प्रेशराइज़ करना, पॉलिटिशियंस को से ऐसे फैसले करवाना जो कि एक ख़ास मख़सूस तबके को जो है वो हेल्प करे, उनके उनके पावर स्ट्रक्चर को मज़बूत करे, उनकी जो पावर की जो डोमेन है उसको मज़ीद एंट्रेंच करे, तो फिर आप
इसी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जिसमें ब्लैक मेलिंग होती है। ब्लैक मेलिंग के ज़ाहिर है कुछ टूल्स होते हैं, आपको कुछ चाहिए और वो टूल्स क्या हैं? वो टूल्स यही हैं कि किसी की कमज़ोरी जो है वो आपके हाथ में आ जाए। किसी का कोई ऐसा कैरेक्टर का कोई ऐसा आप क्या कह सकते हैं, कोई ऐसा गैप उनके कैरेक्टर में हो, कोई ऐसा धब्बा उनके कैरेक्टर में हो, जो कोई ऐसी करप्शन का कोई चार्ज उनके ऊपर हो, जो जिसको एज़ ए वीकनेस जो है वो इस्तेमाल करके उनको ब्लैकमेल किया जा सके और मकसद क्या है उस ब्लैकमेलिंग का ताकि जब दिल करे उनसे अपने मतलब के जो है वो फैसले करवाए जाएँ, अपने मतलब के जो हैं वो जो हैं वो काम निकलवाए जा सकें। तो जैसे और यही वरना तो अगर आपका कोई मक अगर वरना अगर आपका मकसद इकोनॉमी को चलाना हो, अगर आपका मकसद मुल्क की तरक्की हो, अगर आपका मकसद मुल्क की फलाह-व-बहबूद हो, तो आपको क्या लगे कि कोई अपनी प्राइवेट लाइफ़ में क्या कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है और अफ़सोस ये है कि जब हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मालूम भी हो जाता है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, वो करप्ट हैं, उन्होंने इस गुफ्तगू में इतना किकबैक्स लेने की बात की है, उन्होंने इस वीडियो में इस तरह से पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान की जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसको धचका पहुँचाया है। तो बजाए इसके कि उस कंटेंट को यूज़ करें मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क को सँवारने के लिए, आप उन कंटेंट को इस्तेमाल करते हैं उन पॉलिटिशियंस को या जिन लोगों की भी वो वीडियोज़ या कन्वर्सेशन होती है, ब्लैकमेल करने के लिए ताकि आपको जो है वो जो पावर में जो जो शेयर है, जो पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान का है उसमें जो शेयर है आपका, वो ना सिर्फ़ बड़ा हो जाए बल्कि जो है आपके पास उसमें मज़ीद जो है वो होल्ड आपका मज़बूत हो जाए। तो ये तो मुल्क दुश्मनी हुई भई, ये तो कोई मुल्क से मोहब्बत ना हुई। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान को आज जिस चौराहे पे खड़ा है, वहाँ तो अब यही हालात हैं कि पाकिस्तान यही हम सब बात करते हैं कि पता नहीं कब पाकिस्तान जो है वो किसी मज़ीद जो है किसी ऐसे मोड़ की तरफ निकल जाए कि फिर वापसी का जो है वो कोई रास्ता ना मिले। अच्छा अभी हम ज़मीर जागने की जो बात कर रही थी मैं, तो ज़मीर तो चले पता नहीं वक़्त पे जागा या ठीक जागा या गलत जागा लेकिन चलें जब से इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इक़्तिदार से गए हैं, एक चीज़ पाकिस्तान में बहुत अच्छी हो रही है कि एवरीथिंग इज़ कमिंग आउट जिसे कहते हैं ना अनरेवल हो रही है हर चीज़ जो है उसकी गिरें खुल रही हैं, हर चीज़ जो है उसका वो सिस्टम जो है ना वो पूरा नंगा हो रहा है, एक-एक करके जो है वो पता चल रहा है कि कौन कितना ज़्यादा जो है कितना ये तो हमें पहले से पता था कौन कितना बुरा है, कौन कितना करप्ट है, कौन कितना जो है वो इमोरल है, कहाँ किसकी वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ही गटर में चली गई हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि कौन कितना ज़्यादा गटर में गया हुआ है, कौन कितना ज़्यादा करप्ट है, कौन कितना ही नीचे जा सकता है इमोरैलिटी के हवाले से। इमोरैलिटी हालाँकि एक सब्जेक्टिव है इश्यू, ये नहीं है कि मेरी इमोरैलिटी शायद किसी और के लिए मोरालिटी हो या इमोरैलिटी का वो पैमाना ना हो कि आपका जो मेरा हो। तो इसलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि हम बहुत अलम-बरदार बनते हैं कि जी हमने मज़हब का भी जो है वो ठेकेदारी अपने ऊपर रखी हुई है, तो फिर ज़ाहिर है जब आप मज़हब को बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात में लेकर आते हैं, उस पर बात करते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं, उसको यूज़ करते हैं एज़ अ टूल, तो फिर बार-बार ऐसी ही बातें होती हैं कि आप घुमा-फिरा कर जो है जितना एनालिसिस आप करते हैं, फिर मज़हब को जो है वो उसको सामने पेश नज़र रखकर करते हैं। अजीब-अजीब किस्म की वीडियोज़ और देखें हमारे मुआशरे में कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना तज़ाद है। तज़ाद देखिए अभी पिछले दिनों एक मौलवी साहब जिनकी वीडियो वायरल हुई कि वो एक बच्चे को सोडोमाइज़ उन्होंने किया, वो किस बुरी तरह से मार रहे हैं उस बच्चे को। उसको उसको और वो इट्स मेनस्ट्रीम यानी कि वो इतना नॉर्मल है उस बच्चे को जिस तरह से वो उस बच्चे के साथ कर रहे हैं कि इर्द-गिर्द के जो स्टूडेंट बैठे हैं, उनको बुरा ही नहीं लग रहा। वो बिल्कुल देख रहे हैं खामोशी से कि हमारा उस्ताद हमारे साथ क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ क्या कर रहा है और वो उनके चेहरे पे कोई बुराई, कोई ताज्जुब नहीं है, कोई डर का, कोई खौफ का कोई ताज्जुब नहीं है। और वो जो अबू बकर मुआविया जो भी उनका नाम है मुआविया अबू बकर या उस शख्स को जेल होती है और उसके बाद उसको धूम-धाम से वहाँ से छुड़वा कर भी लेकर आया जाता है। और ये देखें कितने अफ़सोस की बात है यानी कि आप अपने मुआशरे में क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी अगर आप की दाढ़ी है, अगर आपके सर पे जो है वो एक रुमाल बाँधा हुआ है और अगर आपके या माथे पर जो है वो मेहराब है, तो कोई भी दुनिया का आप घिनौना से घिनौना गुनाह कर लें, तो आप चूँकि और आपके पास एक स्ट्रीट पावर भी है, तो आप किसी को भी डरा-धमका कर और मैं आपको बता रही हूँ होता क्या है, कि जितने जजेज़ हैं, ये डर जाते हैं।
जिस जज ने मैं आपको ने सलमान तासीर का जो कातिल था मुमताज़ कादरी, उसको फांसी की सज़ा दी थी, उसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा था। और इस तरह की बेशुमार हमारे सामने मिसालें हैं। एक एक हमारे वकील हुआ करते थे राशिद रहमान, उनको मुल्तान में कोर्ट के अंदर वो केस लड़ रहे थे, उनको गोली मार दी गई थी क्योंकि वो किसी अहमदी का जो केस है वो उसको डिफेंड कर रहे थे। तो यहाँ इस तरह के हालात हैं, कोर्ट के अंदर जो है वो मज़हब के नाम पर आकर गोली मार दी जाती है, मार दिया जाता है। तो ऐसे में हमें और वो जो केस है कि जी बाप ने जो बच्चे का बाप है, ऐसे ये तो अनकम्पाउंडेबल जो है वो मतलब ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें तो स्टेट इंटरवीन कर सकती है और कह सकती है कि नहीं बाप ने बेशक माफ़ कर दिया हो लेकिन स्टेट इंटरवीन करके वो उस बच्चे को जो है वो इंसाफ दिलाएगी। लेकिन स्टेट जो है हमने स्टेट की देखा ना स्टेट किस तरह से सरेंडर करती है। स्टेट ने कब हर दफ़ा स्टेट सरेंडर करती है। स्टेट ने तब भी सरेंडर किया जब टीएलपी ने मुज़ाहरे किए और फैज़ाबाद धरना किया और उस वक़्त हमने स्टेट को देखा कि स्टेट ने एक बहुत बड़ा जनाब कॉन्ट्रैक्ट लिखा और उसके बाद वो जनाब हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर्स थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने साइन किया। उस वक़्त जो उनके टीएलपी के हेड थे खादिम रिज़वी साहब, उन्होंने बाकायदा प्रेशराइज़ करके अब वो हमने देखा हमें याद है कि किस तरह घुमसान किए ऐसे लग रहा था कि 2 फ़ोर्सेस जो है वो जंग हो रही है। हालाँकि इतना आसान था टीएलपी जैसे मजमे को कंट्रोल करना, लेकिन पता नहीं कौन-सी फ़ोर्सेस उस वक़्त हमने नवाज़ शरीफ को भी निकालना था, उनको मज़िज करके निकालना था, तो ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा जो है हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है ऐसी फ़ोर्सेस की। और उसमें हमने देखा कि किस तरह हमारी पाकिस्तान आर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई थी, उन्होंने लिफ़ाफ़े भी बाँटे थे। तो जब आप सरेंडर करते फिर हमने सरेंडर के और बहुत सारे वाक़यात देखे। एक अभी हालिया पिछड़े में वो ख़ातून जिसने वो अरबिक स्क्रिप्ट वाला ड्रेस पहना हुआ था जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। एक अरबिक का वर्ड था हिलवा यानी कि जिसका मतलब होता है खूबसूरत और उसको पकड़ लिया गया। वो उस औरत को यहाँ तक प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई कि वो कपड़े ही उतार दें यानी कि ये उनके लिए काबिल कबूल था उस मॉब के लिए, बजाए इसके कि वो कपड़े पहने रखे जिसका उनको इल्म ही नहीं था कि उस पर पुरानी आयत लिखी हैं या एक आम अरबिक टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ भी हमने अपनी रियासत को सरेंडर करते हुए देखा कि वो जो खातून थी, एएसआई थी, उन्होंने जिसको हमने बाद से बहुत सारे तमगे भी चढ़ाए, तो उन्होंने उस औरत को कहा कि आप इस मॉब से माफ़ी माँगे। तो जब हम इस तरह के काम करते हैं, जब हम अपने लीगल जो फ्रेमवर्क में ऐसी गुंजाइश निकालते हैं कि जो लोग गुनाहगार हैं, उनको तो रियायत मिले और जो बेगुनाह हैं, उन गुनाहगारों के सामने सरेंडर करना पड़े क्योंकि रियासत जो है, उसके पास ना ताकत है, रियासत जो है, उसके पास ना हिम्मत है, रियासत जो है, उसको काम करने की उसके अंदर आप समझ लें कि कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो अपने सिटीज़न्स के साथ जो है, जो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो एक रिटन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करते हैं, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पीपल ऑफ द कंट्री एंड देयर रूलर्स। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बाइंड करती है इन दोनों को गवर्नर ग ग जो गवर्निंग के रूलिंग गवर्निंग के लोग होते हैं और जो सिटीज़न्स होते हैं उनको वो बाइंड करती है। लेकिन चूँकि हमने तो ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, हमने तो ना उसका अमल दरामद करना है, हमने तो ना उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब हमारा दिल करता है हमने देखा है बहुत सारे हमारे जो आमिर थे, ज़ियाउल हक कहते थे कि रद्दी की रद्दी का कागज़ है, मैं तो इसको फेंक देता हूँ कि क्या है ये आईन पाकिस्तान से चले वो तो एक आमिर थे, वो तो एक डिक्टेटर थे, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने पाकिस्तान के आइन का देखिए पाकिस्तान का आइन क्या कहता है कि 25A जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि जी सारे बच्चों को जितने भी यूनिवर्सल जो एजुकेशन का हक है पाकिस्तान के हर बच्चे के पास कि उनको तालीम जो है वो बेसिक तालीम जो है वो हाई स्कूल तक वो उन्होंने देनी ही देनी है रियासत की जिम्मेदारी है लेकिन आज तक हमने इसके ऊपर गौर नहीं किया और हमारे करोड़ हा बच्चे जो हैं 2.5-3 करोड़ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो जाते ही नहीं स्कूल और जो स्कूल जाते भी हैं उनकी इतनी बुरी हालत है या अभी जो हालिया आप देखें जो 2-3 खबरें सामने आई हैं वो इतनी खौफनाक है। मैं खौफनाक इसलिए कहूँगी क्योंकि तालीम के बगैर किसी भी मुआशरे को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। आज अगर हम इंडिया की इतनी वाह-वाह इतनी तारीफ़ करते हैं तो इसलिए करते हैं कि इंडिया ने कमाल कर दिया है एजुकेशन में। उनकी आईटी इंडस्ट्री इसलिए नहीं आईटी इंडस्ट्री बनी दुनिया भर में उसका एक रोब है कि वहाँ जो है लोग जो है वोकेशनल ट्रेनिंग लेने जाते हैं, नहीं वो इसलिए बनी है क्योंकि वो पढ़ा-लिखा एक तबका जो है उसने वहाँ जाकर उसकी एजुकेशन हासिल की है, उन्होंने उसकी उस पे ट्रेनिंग हासिल की है और एक स्किल्ड जो है वो एक इंडस्ट्री जो है वो क्रिएट की है।
تو ہم لوگوں نے تو جو ہمارے تو جو ابھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی خوفناک جو اسٹوری سامنے آ رہی ہے کہ یعنی کہ ہمارے کچھ جب امتحان ہوتے ہیں تو سینٹرز بنتے ہیں جہاں امتحان لیے جاتے ہیں۔ تو ابھی لاہور سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کچھ جو سینٹرز تھے جہاں امتحانوں کے ایگزامینیشن سینٹرز تھے وہ بکے ہوئے تھے۔ مطلب کئی لاکھ روپے کے بکے ہوئے تھے۔ بکے ہوئے کا مطلب ہے کہ وہاں اگر جو امتحان ہو رہے تھے تو وہاں تو چیٹنگز ہو رہی ہوں گی۔ وہاں کھلا ایک چیٹنگ کا جو مافیا ہے وہ سرگرم ہوگا جنہوں نے ان بچوں سے ان کے ماں-باپ سے پیسے لیے ہوں گے کہ آپ کے بچے یہاں آئیں گے، آپ کو پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ یہاں سے ان کا جو ان کے کاغذ جو ان کے آنسر بکس ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہو کر جو ہے وہ ایگزامینر کے پاس جائیں گی۔ تو آپ سوچیں کہ جب تعلیم کا یہ حال ہو گیا تو اچھا وہاں وہ جو ایگزامینیشن ہالز ہوتے ہیں اس کے اوپر تو بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں جو لوگ اس کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آپ کا پھر اس کے بعد بورڈ ہوتے ہیں، جو ایجوکیشن بورڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد ریگولیٹرز ہوتے ہیں، اس کے بعد پولیس کی ہوتی ہے۔ تو اتنے سارے لیئرز جو ہیں یعنی کہ مطلب ہے کہ وہ سارے ہی کمپرومائز تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا اتنی بڑی ڈکیتی ہو رہی ہے آپ کے شہر میں۔ اور یہ کوئی پہلا یہ تو لاہور کا ایک واقعہ کراچی جو ہے اس میں تو ہم بے شمار واقعات ہم نے سنے ہیں، جس میں چیٹنگ مافیا جو ہے وہ ہمیشہ سرگرم رہتا ہے۔ اور جو اسکول ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ پنجاب میں اسکولس جو ہیں وہ نیا تعلیمی سال شروع ہو گیا لیکن کتابیں نہیں۔ کتابیں کیونکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ کتابیں فراہم کرتی ہے، کتابیں نہیں۔ سندھ میں تو یہ عام بات ہے، پچھلے سال بھی بہت اس کی رپورٹنگ ہوئی کہ جی کتابیں جو ہیں وہ مہیا ہی نہیں کی جاتی اور بچے جو ہیں وہ کوئی بس ایسے ہی منہ تاکتے رہتے ہیں اور جو ٹیچر پڑھا دیتی ہے وہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو بچے پاکستان میں یہ جو ہم اپنی بیسک کانسٹیٹیوشنل جو ڈیوٹیز ہیں جب آپ نہیں اس کو ادا کریں گے اور ظاہر سی بات ہے ڈیزائن کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آج میں سوچ رہی تھی کہ 2009 میں پاکستان کا جی ڈی پی جو تھی وہ 2% تھی۔ آج 2024 ہے یعنی کہ کتنے ہی سال گزر گئے یا 15 سال تقریباً آپ گزر گئے آپ دیکھیے کہ آج پاکستان کا جی ڈی پی 1% ہے۔ تو آپ جب اتنا زیادہ آپ یہ مطلب کہ ہم نے 15-20 سال میں تو گرو ہی نہیں ہم نے کوئی گروتھ ہی نہیں کی۔ گروتھ کیا کرنی ہم بالکل نیچے آ گئے۔ بیچ میں کچھ کبھی ہم نے ٹچ کیا ہے، کبھی 5% پہ گروتھ چلی گئی، کبھی 4% پہ چلی گئی، لیکن 15 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اکانومی کا اتنا پلنج کر جانا۔ اور ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 2% کے حساب سے جو ہے وہ گرو کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوفناک ایک سچویشن ہے اور اس کے اندر ہم نے تڑکا لگایا ہوا ہے مذہب کا۔ یعنی کہ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان جب بنا تھا تو قائد اعظم کو ہمارے جو پروفٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب میں آئے تھے، انہوں نے آ کے انگریزی میں ان کو کہا تھا کہ جاؤ پاکستان بناؤ۔ تو جب آپ اور پھر ہم جب بڑے ہو رہے تھے ہم نے بھی اسی قسم کی بہت ساری یہ میں خرافات ہی کہوں گی خرافات سنی کہ جی جب 1965 کی جنگ ہوئی تو وہ بہت سارے جو تھے وہ کچھ چوغا پہنے ہرا چوغا پہنے ہوئے کچھ مولوی تھے جو بم انڈیا سے آ رہا تھا اس کو اٹھا رہے تھے اور وہ رکھتے مطلب ان کیچ وہ کرتے تھے، بم گرتا نہیں تھا لوگوں کے اوپر لیکن وہ کیچ کر لیتے تھے اور اس کو سائڈ میں رکھتے جاتے تھے۔ اس طرح ہم نے سنا کہ جی پتہ نہیں کہاں سے دیگیں پک پکا کے آ جاتی تھی جو ہمارے لوگ جو ہے وہ کھاتے تھے، لوگوں کے اندر بڑا جذبہ تھا لڑنے کا۔ بھئی لوگوں کے اندر کیوں جذبہ ہوگا لڑنے کا؟ میں تو سمجھتی ہوں بالکل یہ جھوٹی جو ہمیں ایک ہسٹری ساری زندگی پڑھائی گئی ہے کیونکہ وہ تو جنگ ہم نے خود مسلط کی تھی اپنے اوپر۔ انڈیا نے تو ہم پہ حملہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو خود 1965 کی جنگ جو ہے وہ انڈیا پہ مسلط کی، ہم نے خود 1971 کی جنگ کا راستہ بنایا جب ہم نے بنگالیوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق مارے، ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم بہیو کرتے رہے ان کے ساتھ، ان کو ہم اپنی پیریفری جو ہے وہ تصور کرتے تھے، کالونی کی طرح تصور کرتے تھے۔ وہاں کی جو جوٹ کی اتنی بڑی انڈسٹری تھی اس کا جو زر مبادلہ تھا اس سے تو ہم فائدہ اٹھاتے تھے ویسٹ پاکستان، لیکن ان کو ہم نے بالکل ایک پسماندہ اور ایک بڑا ہی ایک پاورٹی اسٹرکن ایک ریجن رکھا ہوا تھا۔ آج دیکھیں وہ وقت تھا ایک وقت تھا جہاں روز وہاں سائیکلون آتا تھا بنگلہ دیش میں، روز ہم سنتے تھے کہ جناب وہاں سمندری طوفان آیا اور اتنے لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ وہاں آج کبھی سننے میں بھی نہیں آیا سمندری طوفان میں کتنے لوگ آئے ہیں اور کس طرح سے وہاں تباہ کر کے چلے گئے۔ طوفان ابھی بھی آتے ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے جو ملک کو جو ہے وہ اس پہ کام کیا ہے اور وہ اس کے جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے گئے۔ اب تو نہیں اس طرح کی کوئی نیچرل آفتاب جو ہے ان پر آتی ہے اس سے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بنگالی جو ہے وہ بے گھر ہو جاتے ہوں یا وہ مزید غربت میں چلے جاتے ہوں۔ تو ہم نے تو اور پھر اس کے بعد ہم نے کارگل کیا اور پھر ہم نے کیا نہیں کیا جب بھی اور ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پولیٹیشینس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات درست ہو جائے لیکن اس کے ساتھ اس کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو پاکستان آرمی ہے وہ الائن ہو جو ہے ہماری سویلین گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ جب بھی آپ نے دیکھا کہ جب
اب آج واجپئی صاحب لاہور آئے تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے کارگل کر دیا، اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ جب مودی آئے تو اس کے بعد ہم نے پٹھان کوٹ کر دیا۔ تو اگر اس طرح کا ہی کام چلتا رہے گا تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان ہندوستان کی دوستی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت کیا ہی رونا روئے، اس وقت تو ہماری کسی بھی ہمسائے کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں ہے۔ ایران کا گیس پائپ لائن کا اتنا بڑا معاہدہ ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہونا ہے، لیکن ڈونلڈ لو نے کہہ دیا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان یہ معاہدہ پورا نہ کرے، اور ویسے بھی انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بات کی، انہوں نے کہا پاکستان کرے گا کیسے، پاکستان تو ہمارا مرہون منت ہے، پاکستان تو ہمارا محتاج ہے، اس پائپ لائن کو بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، تو پیسہ کون دے گا، پیسہ تو انہوں نے ہم سے لینا ہے، تو ہم تو یہ بننے نہیں دیں گے، تو وہیں ہم ڈھیر ہو گئے۔ تو ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کہاں سے اچھے ہوں گے، اس کے بعد وہ ہم سے کون کون ہمارے پر اعتبار کرے گا۔ پھر جب جس ملک میں KFC کو آگ لگا دی جائے، جس ملک میں اس طرح کے دنگے ہوں، وہاں سرمایہ دار کون آئے گا، کیسے آئے گا، لاکھوں اب SIFC بنا لیں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، لیکن جب تک پاکستان میں ایکسٹریمزم کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، جب تک پاکستان میں انڈیا ہیٹریڈ کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، جب تک پاکستان میں ملٹری اور جو سویلین ادارے ہیں وہ اپنی اپنی ڈائمنشنس میں کام نہیں کرنا شروع کریں گے اور ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور سب سے بڑی بات، جب تک پاکستان میں لوگ جو حکمران ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو مضبوط نہیں کرتے، اس کو ری ڈیفائن نہیں کرتے، وہ تو ٹوٹا ہوا ہے، ری ڈیفائن کریں، اس کو اس کو مینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ سے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک یہ ملک جو ہے یہ ایسے ہی رہے گا جیسا کہ ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب جاتے جاتے میں آپ کو ایک مزے کا ایک اور لطیفہ سناتی جاؤں کہ کراچی میں ایک SSP ہیں، انہوں نے اپنے کانسٹیبل ایک ہے اس پہ اس کو شو کوس نوٹس جاری کیا ہے کہ یہ مجھ پہ جادو تعویذ کرتا ہے، اور اس نے میرے اور وہ SSP صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے ماں کا جو نام ہے اور میرے گھر والوں کا جو نام ہے وہ کسی قبر کے اندر جا کر مردے سے جو ہے وہ وہاں سے اس نے حاصل کیا۔ تو جب ہمارے پڑھے لکھے طبقے کی اس قسم کی ذہنیت ہوگی، اس قسم کی سوچ ہوگی، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کتنی زیادہ گڑبڑاہٹ میں جا چکا ہے۔ تو صرف دعا، ہم تو ہر دعا کرتے ہیں لیکن دعا سے نہیں چلے گا، کام کام کرنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی وی لاگ، اور اگر آپ کو میرا وی لاگ پسند آئے تو پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں، اور چینل کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔